नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आपका स्वागत करता हूं मुकेश जी के यूट्यूब चैनल जीके बाई मुकेश ढाका सुजानगढ़ पर। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास में आपके पटवारी और राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग लगभग 60% के करीब कोर्स हो गया है। आप वीडियोज जो है वो पूरे देखिए और निश्चित रूप से आपके तैयारी में ये मददगार साबित होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसके अंदर अपन लेंगे मेमोरी, फाइल सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन एंड आईओ डिवाइसेस आपने देखा होगा, अपन ने पार्ट फर्स्ट में ले लिया था। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से। कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस को ही हम मेमोरी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होती है। इसका उपयोग डेटा, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। अब डेटा में आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोटोज़, वीडियोज़, MP3 सॉन्ग्स और कुछ अदर ऑफिशियल फाइल्स। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। प्रत्येक स्थान या प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। मेमोरी जो है मेनली 4 टाइप की हो सकती है। एक तो आपका कैश मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह सकते हो या रैम कह सकते हो, एंड तीसरा सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, एंड चौथा है रोम। ये चारों मेमोरी 2 तरह की होती है, एक तो वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स उस तरह मतलब उस टाइप की मेमोरी जिसके अंदर जब तक लाइट या बिजली रहती है तब तक तो डेटा सेफ रहते हैं, और बिजली जाने के बाद डेटा ख़त्म हो जाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर एक बार अगर डेटा राइट कर दिया जाता है या डेटा सेव कर दिया जाता है तो लंबे समय तक के लिए वो डेटा स्टोर रहते हैं, सेव रहते हैं, जब तक वो मेमोरी ख़राब ना हो जाए। फिजिकली कोई डिवाइस ही अगर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो डेटा सेव रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि CPU यानी प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। ये मेन मेमोरी यानी रैम और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या रैम और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। बफर मतलब कुछ डेटा अपने पास लेके रख लेता है प्रोसेसर इस कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे करती है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि CPU जो है बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है, और रैम जो है CPU की बनिस्बत काफ़ी स्लो रहती है, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो और ज़्यादा स्लो रहती है। ठीक है, तो CPU जो डेटा एक्सेस करता है रैम से, और रैम डेटा एक्सेस करता है हार्ड डिस्क ड्राइव से। तीनों की एक्सेस स्पीड में डिफरेंस होने, असमानता होने की वजह से प्रोसेसर के अंदर, CPU के अंदर एक और मेमोरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कैश मेमोरी। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव डेटा देता है रैम को थोड़ी धीमी स्पीड से, चूँकि रैम की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो डेटा एक्स्ट्रा लेके रख लेता है, ऑलरेडी लोड करके रखता है। बट प्रोसेसर जो है वो उसी टाइम, जिस टाइम जो इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर रहा होता है और उसको जो रिक्वायर्ड डेटा रहता है या इन्फॉर्मेशन रहती है, केवल उन्हीं को लेता है और तुरंत वापस रिटर्न कर देता है रैम को, और रैम रिटर्न करती है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क की रीड और राइट दोनों स्पीड स्लो रहती है, उससे तेज़ स्पीड रहती है रैम की यानी प्राइमरी मेमोरी की, और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड रहती है CPU की। अगर CPU जल्दी जल्दी डेटा न प्राप्त करे, एक्सेस न कर पाए, या जल्दी जल्दी डेटा आगे रैम को देता है और उसको राइट नहीं कर पाए, तो वो कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति आ जाती है। तो इस सिचुएशन को मिटाने के लिए एक जो मैकेनिज्म बना था वो है कैश मेमोरी, जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा को वो स्टोर करके रख लेता है और बाद में रैम उसको और डेटा दे देती है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या कह सकते हैं मेन मेमोरी या रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम केवल उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखती है जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा होता है।
जैसे आप कोई एक लेटर टाइप कर रहे हो और उसके लिए एक एप्लीकेशन आपने यूज़ करी है MS ऑफिस का वर्ड, तो वर्ड मेमोरी के अंदर वर्ड लोड रहता है, एप्लीकेशन लोड रहती है, और जो आपने अब तक टाइप किया है वो सारा उस मेमोरी के अंदर लोड रहता है। किसमें? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी है। ये रीड और राइट दोनों काम करती है और डेटा स्टोर करती है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह की होती है। और जैसे ही मशीन का स्विच ऑफ किया जाता है, यानी पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, इससे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चूँकि ये पहले ही अपन ने पढ़ा था, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आती है सेकेंडरी मेमोरी, या कह सकते हैं इसको परमानेंट मेमोरी। आमतौर पर ये कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क के रूप में होती है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में काफ़ी धीमी होती है। इसका उपयोग स्थायी रूप से है या परमानेंटली डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका ले लीजिए CD, DVD और पेन ड्राइव वगैरह भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके आता है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मीन्स जिसमें लाइट चली जाए, बिजली बंद कर दे तो भी डेटा सेव रहते हैं, कंप्यूटर से निकाल लो, बाहर रख लो, फिर भी डेटा सेव रहते हैं। रोम कुछ इस तरह की होती है। एक फ्लैश फाइल आपके सामने फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिससे हम केवल रीड कर सकते हैं और उस पर राइट नहीं कर सकते हैं। यूज़र उस पर राइट नहीं कर सकता। रोम में इंफॉर्मेशन जो है या डेटा जो है उसको बनाने के दौरान ही उस पर परमानेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं। रोम जो है 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। पी रोम इसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, ये इरेजेबल नहीं होती। एक बार अगर मैन्युफैक्चरर ने इस पर डेटा राइट कर दिया, आपको यदि दूसरा प्रोग्राम राइट करवाना है तो उसे आप फेंक दीजिए या रिटर्न कर दीजिए। आपको दूसरी रोम डिवाइस ही लेनी पड़ेगी, रोम IC ही लेनी पड़ेगी। आगे आता है EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली। ये केवल रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन ये री राइटेबल होती है। EPROM को 40 मिनट तक की अवधि के लिए अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट में यानी प्रकाश में एक्सपोज करके रख दिया जाए तो उसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, और दोबारा राइट भी किया जा सकता है। आगे आपका है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ये रोम जो है वो विद्युतीय द्वारा कह सकते हो या इलेक्ट्रिकली इसको मिटाया जा सकता है, और इसे लगभग 10,000 बार मिटाया जा सकता है और दोबारा बनाया जा सकता है। इरेजिंग या प्रोग्रामिंग, दोबारा रीप्रोग्रामिंग, दोनों लगभग 4 से 10 सेकंड, मिली सेकंड में ही, इतने कम समय में इसको हम दोबारा प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे डेटा और हमारी फाइल जो हार्ड डिस्क में सेव रहती है, वो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि वो किस रूप में सेव रहती है या किस तरह रहते हैं। डेटा जो है किस तरह रहते हैं, क्या एक साथ रहते हैं या एक ही फाइल अलग अलग जगह पर रहती है टुकड़ों में बंटी हुई। इन सब को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं जो हम सब का देखा और समझा हुआ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है फॉर अंडरस्टूड फाइल सिस्टम। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लाइब्रेरियन को पता होता है कि कौन सी फाइल, कौन सी बुक लाइब्रेरी में कहाँ पर और किस जगह पर पड़ी है, वैसे ही हमारा फाइल सिस्टम काम करता है। तो फाइल सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये मैनेज करती है कि स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को कैसे और कहाँ स्टोर करना है कि यूज़र और एप्लीकेशन के द्वारा इसे वापस प्रॉपर्ली एक्सेस किया जा सके या किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। आमतौर पर इस प्रक्रिया के अंदर यानी फाइल सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क पर डेटा को स्टोर करना और वापस एक्सेस करने की प्रोसेस और रेस्टिकेशन आदि के कार्य आते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो फाइल सिस्टम जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल, FAT का
फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। एक आता है FAT64 और एक आता है NTFS, न्यू फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अलग अलग फाइल सिस्टम एप्लीकेबल किया जाता है, किसी में FAT32, किसी में 64, किसी में NTFS। लेकिन चाहे वो कोई सा भी फाइल सिस्टम हो, उनमें मोस्टली ये जैसे कुछ चीज़ें का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि फाइल का नाम है जो कैसा होना चाहिए, या उनमें मैक्सिमम करेक्टर कितना होना चाहिए, यानी एक फ़ाइल का नाम जो कितने अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, किस तरह के अक्षर उनमें यूज़ किए जा सकते हैं, सिंपल अक्षर लेने हैं या स्पेशल करेक्टर जैसे @ $, या हैश या %, ये यूज़ करना है या नहीं करना, और क्या सेंसिटिव होता है या नहीं है ये। और इसके साथ साथ फाइल सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि फ़ाइल की साइज़ क्या होती है, वो कहाँ पर है, और इसके किस तरह की ये फ़ाइल है, और पासवर्ड वगैरह, ये सब फाइल सिस्टम का ही पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम जो है वो मेटा डेटा को भी यूज़ करता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा ऑफ डेटा, यानी उस किसी एक चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। मेटा डेटा जो है वो अलग सेपरेट कहीं दूसरी जगह स्टोर रहता है, वो फाइल के कंटेंट के अंदर स्टोर नहीं रहता। जैसे फाइल कब बनाई गई, उसको मॉडिफाई किया है तो कब किया गया, लास्ट डेट ऑफ एक्सेस, बैकअप, और आईडी किसने उसको क्रिएट किया, और एक्सेस परमिशंस मतलब कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन खोल सकता है या नहीं खोल सकता है, या पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह, फाइल साइज़ क्या होनी चाहिए या क्या है, ये सब चीज़ें मेटा डेटा के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम सब जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर भी कुछ भी नहीं है। हर हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर डेफिनेटली बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का दिल और आत्मा होती है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी फिजिकल हिस्सा है, पार्ट है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कंप्यूटर में यूज़फुल और मीनिंगफुल आउटपुट के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम में लेना ज़रूरी होता है। मतलब ये दोनों एक साथ काम में करेंगे तो ही इनका आउटपुट प्रॉपर मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल बेकार है। आगे बढ़े तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को अपन सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब वे हिस्से कंप्यूटर के, वे पार्ट्स या वो हिस्से या वो भाग जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर मूल रूप से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैकेनिकल सिस्टम द्वारा सपोर्टेड होते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सभी ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, वही कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU या कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी। ये अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं और ये इसी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। वो कंप्यूटर की वे चीज़ें जिन्हें हम छू कर महसूस नहीं कर सकते, हार्ड सॉफ्टवेयर कहलाती है। टेक्निकली यदि डिफाइन किया जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे गए, जैसे जावा, C++ और पाइथन में लिखे गए इंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोग्राम्स से बना हुआ होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए काम में आते हैं। ये हार्डवेयर को भी ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अपन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर या वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर को हैंडल करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम में लिए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से इंटरफेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच का। कंप्यूटर से काम किस तरह से करवाना है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है। दूसरा आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी विशिष्ट कार्य या किसी विशिष्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं
उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑटोकैड, और अकाउंटिंग के लिए टैली, और फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप वगैरह वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अपन ने अभी पढ़ा है हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आइए मेन मुद्दे पे कि इनके बीच में रिलेशंस क्या है। रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। दोनों को एक साथ मिलकर एक मीनिंगफुल या यूज़फुल या उपयोगी आउटपुट तैयार करना होता है। किसी भी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, किसी काम का नहीं है। यदि किसी हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं हो, अगर कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया हो, तो सॉफ्टवेयर भले ही चाहे कितना ही अच्छा हो या उसके लिए हो या सही हो, उससे काम नहीं बनता। अगला है, जब तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई उचित इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, तब तक हार्डवेयर का यूज़ किया ही नहीं जा सकता, वो बेकार है। सपोज़ आपके पास एक प्रिंटर है, जब तक आप उसको प्रिंट का कमांड नहीं देंगे तब तक वो हार्डवेयर यूज़ ही नहीं होगा। और उससे आगे आता है, कंप्यूटर पर चयनित कार्य, कोई एक स्पेसिफिक टास्क काम करने के लिए उससे संबंधित सॉफ्टवेयर पैकेज को हार्डवेयर में लोड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लेते हैं, सॉफ्टवेयर जो है यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक सहयोगी इंटरफेस के रूप में काम करता है। हार्डवेयर से काम करवाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक डिजिटल कंप्यूटर का दिल और आत्मा है। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।